हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द मनी ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का जो पैसा है उसको मैनेज करना, हाउ टू अरेंज इट, हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू कंट्रोल इट सो दैट द बिजनेस अर्न प्रॉफिट एंड ग्रोथ। यानी कि बिजनेस में जो मनी है, जो पैसा है, उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, कैसे उसको यूज़ करें एंड कैसे उसको कंट्रोल करें ताकि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कमा पाए ज़्यादा से ज़्यादा एंड आगे बढ़ पाए, ग्रो कर पाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ मनी, पैसों को मैनेज करना, फंड को मैनेज करना ताकि बिजनेस जो है अपने गोल्स को अचीव कर पाए। सो दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इफिशिएंट एक्विजिशन एंड अलोकेशन ऑफ फंड्स। यानी कि जो फंड है उसको एक्वायर करना कि कहाँ से हम उसको अरेंज करेंगे एंड उनको अलोकेट करना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम कैसे उसको जो है उन पैसों को लगाएं, कैसे इन्वेस्ट करें कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अ कंपनी नीड्स 5 लाख टू बाय अ न्यू मशीन। एक कंपनी को जो है 5 लाख रुपीज़ चाहिए एक नई मशीन को खरीदने के लिए। वो डिसाइड करती है कि वो बैंक लोन लेगी। तो ये क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन है कि लेट्स टेक अ बैंक लोन। उसके बाद वो मशीन को खरीद लेती है। ये मशीन को खरीदना क्या है? एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। एंड उसके बाद वो क्या करती है? उससे प्रॉफिट कमाती है उस मशीन से प्रोडक्ट्स बना के। एंड अब जो प्रॉफिट अर्न किया उसका कुछ पार्ट जो है एज अ डिविडेंड वो शेयर होल्डर्स को देती है। डिविडेंड देना इज डिविडेंड डिसीजन। तो ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एक्शन है। इसका सेकंड थोड़ा आसान से एग्जांपल ले, अगर अ स्टूडेंट गेट्स पॉकेट मनी, एक स्टूडेंट को पॉकेट मनी मिलती है, वो डिसाइड करता है कि क्या उसको ये पैसे सेव करके रखने हैं या इनको स्पेंड करना है, एंड हाउ मच टू कीप फॉर द फ्यूचर, कितना उसको बचाना है, कितना उसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। तो ये सब डिसाइड करना, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या रोल प्ले करता है, कैसे हमारी हेल्प करता है? सबसे पहली चीज़ ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये हेल्प करता है कि आपको कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। इसमें आप डिसाइड करते हो इन विच एसेट्स, बिजनेस, प्रोजेक्ट्स मनी शुड बी इन्वेस्टेड ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा पाओ। तो अ कंपनी डिसाइड्स वेदर टू इन्वेस्ट इन न्यू मशीन्स और इन न्यू ब्रांच ऑफिस। तो कंपनी ये डिसीजन कि उसको अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी प्रोजेक्ट में लगाना है, ये डिसीजन वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही लेती है। उसके बाद है हेल्प इन फाइनेंसिंग डिसीजन कि कहाँ से पैसों को अरेंज करना है। वो जो सोर्सेस ऑफ फंड है वो कौन कौन से होंगे, यानी कि क्या वो शेयर्स इशू करे, डिबेंचर्स, लोन ले, या अपनी जो रिटेन्ड अर्निंग है, जो उसके खुद के पैसे ऑलरेडी बचाए हुए, उनको यूज़ करे। तो ये डिसीजन भी कंपनी जो है फाइनेंसिंग डिसीजन में ही लेती है कि उसको पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं। टू स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री कंपनी चूजेज बिटवीन इशूइंग शेयर्स और टेकिंग अ बैंक लोन। एंड अगर दोनों का मिक्सचर, तो कितना उसको जो है बैंक लोन लेना है एंड कितना जो है शेयर इशू करके पैसा रेज करना है, तो ये कंपनी डिसाइड करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। हेल्प इन डिविडेंड डिसीजन। अब जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ बिजनेस करने के बाद, उस प्रॉफिट का उसे क्या करना है? डिसाइड हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड एंड हाउ मच शुड बी केप्ट फॉर बिजनेस ग्रोथ। कितना पैसा उसे डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड कितना उसको बिजनेस की ग्रोथ के लिए बचा के रखना है, रिटेन करके रखना है। लाइक एक कंपनी 50 लाख रुपए कमाती है, वो 20 लाख एज अ डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को एंड 30 लाख जो है फ्यूचर के एक्सपेंशन के लिए वो रख लेती है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कोई भी मनी की वेस्टेज नहीं होती है, क्योंकि आप मैनेज करके चल रहे हो, तो आप मेक श्योर करते हो कि जो पैसा अवेलेबल है आपके पास, आप उसका बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करो। इफ फंड्स आर रेज्ड फॉर मशीन्स, दे शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन ऑफिस डेकोरेशन। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट द राइट टाइम। मनी शुड बी अवेलेबल वैन बिजनेस नीड्स। पैसा उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए जब बिजनेस को उसकी रिक्वायरमेंट है। अ कंपनी इंश्योर्स फंड्स आर रेडी बिफोर द पीक सीजन टू बाय रॉ मटेरियल्स। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जो ओनर्स है, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ताकि कंपनी भी जो है उसकी वैल्यू एंड प्रॉफिट बढ़े। तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द मेन एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट सो दैट द कंपनी कैन ग्रो एंड रिवॉर्ड इट्स ओनर। अपने जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको जो है वो क्या दे पाए? मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वेल्थ
उनके लिए जनरेट कर पाए, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए। तो अ कंपनी इन्वेस्ट इन मॉडर्न मशीन्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कॉस्ट, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। Liquidity means having enough cash in hand to pay day-to-day expenses and short-term debts. A company keeps money ready to pay salary, electricity bill and suppliers on time. तो कंपनी जो है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि वो लिक्विडिटी को मेंटेन रखे ताकि कभी भी हमारे पास पैसों की शॉर्टेज ना हो, हम जो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस है वो कर पाएँ। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड शुड बी यूज्ड वाइजली विदाउट वेस्टेज टू अर्न द बेस्ट रिटर्न। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चलेंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि हम पैसों को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए, कोई भी वेस्टेज ना हो। इफ 10 लाख इज रेज्ड टू बाय मशीनरी, इट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर दैट एंड नॉट फॉर अननेसेसरी ऑफिस डेकोरेशन। तो अगर हमने 10 लाख रुपए अलग से रखे कि हमें इसके लिए इससे मशीनरी खरीदनी है, तो उन पैसों को हमें जो फालतू की अननेसेसरी चीज़ें हैं, ऑफिस डेकोरेशन एंड अदर थिंग्स जो चीज़ें हैं, उन पे हमें उनको वेस्ट नहीं करना है, वो पैसे हमें मशीन खरीदने के लिए ही रखने हैं। मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स, द बिजनेस मस्ट पे इंटरेस्ट, लोन इंस्टॉलमेंट्स एंड सप्लायर्स ऑन टाइम टू मेंटेन गुड रेपुटेशन एंड क्रेडिट वर्दीनेस। अ कंपनी पे इट्स लोन EMI टू द बैंक एंड क्लियर सप्लायर बिल ऑन टाइम। तो फाइनेंशियल जो कमिटमेंट्स है, जो उसने अपने क्रेडिटर्स के साथ कमिटमेंट कर रखी है कि हम आपका पैसा इस टाइम तक दे देंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मीट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि हमारी जो रेपुटेशन है वो अच्छी बनी रहे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। टोटल जो है हमने पढ़े 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होगा, ज़्यादा अर्निंग होगी तो हम ज़्यादा रिटर्न दे पाएंगे शेयर होल्डर्स को, जैसे कि बाय न्यू मशीन टू कट कॉस्ट एंड टू इंक्रीज प्रॉफिट। उसके बाद है आपका मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को मेंटेन करना, इनफ कैश अवेलेबल हो बिल्स सैलरी टाइम पे करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। एग्जांपल, कीप कैश रेडी फॉर सैलरी एंड सप्लायर पेमेंट। उसके बाद है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कोई भी पैसों की वेस्टेज ना हो, उसको हम वाइजली यूज़ कर पाए पैसों को। जैसे हमने 10 लाख का लोन लिया है मशीनरी खरीदने के लिए, तो हम उसको उसी के लिए रखें, उसको बाकी चीज़ों में वेस्ट ना करें। मीटिंग कमिटमेंट्स, टाइमली पेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट, सप्लायर बिल, ताकि रेपुटेशन बनी रहे। टाइम पे हम जो अपनी बैंक की EMI है या जो भी हमें पेमेंट करनी है, सैलरी देना एम्प्लॉयज़ को, लोन का इंटरेस्ट देना, तो वो सब हम टाइम पे कर दें। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। एंड जो मेन ऑब्जेक्टिव है तो हमने देखा ही था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, जो उसके ओनर है, शेयर होल्डर्स है, उनकी। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड मीटिंग कमिटमेंट्स, दीज आर द 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप इसको इस ट्रिक के साथ याद कर सकते हो, प्लम। ये जो प्लम है ना, इस वर्ड से आप याद कर सकते हो। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बिजनेस स्वीट लाइक प्लम। प्लम क्या है, लाइक अ फ्रूट प्लम। So P means profit maximization, L means liquidity maintenance, U means utilization of funds properly and M means meeting commitments। तो आप इस वर्ड को याद करती है आपके माइंड में, ये जो सारे इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो आपके माइंड में आ जाएंगे। Now let us study about the 3 main decisions of financial manager। एक फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है उसको 3 मेन फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड 3 डिसीजंस: वेयर टू इन्वेस्ट, फ्रॉम वेयर टू अरेंज मनी एंड हाउ टू यूज प्रॉफिट। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इफ ट्रिक, इसके साथ आप इसे याद कर सकते हैं, IFD। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन जो है एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो ये डिसाइड करता है कि उसे अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जहाँ से उसको ज़्यादा रिटर्न मिले। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर वो ये डिसाइड करता है कि उसे अपना जो फंड है वो कहाँ से अरेंज करने हैं। क्या उसको खुद का पैसा लगाना चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग लगानी चाहिए, या उसे डेट का यूज़ करना चाहिए, या लोन लेना चाहिए, या इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए। एंड अगर उसको इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए तो वो कितने करने चाहिए, ये सब डिसाइड जो है वो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर करता है। एंड D मीन्स डिवाइड। डिविडेंड डिसीजन से, डिवाइड से हम डिविडेंड डिसीजन याद कर सकते हैं। डिविडेंड डिसीजन, हाउ टू डिवाइड प्रॉफिट, कि वो जो प्रॉफिट उसने कमाया, उसने सबसे पहले पैसों को अरेंज किया, उन पैसों को इन्वेस्ट किया, उसके बाद वहाँ से जो उसने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट का उसे क्या करना है, कितना प्रॉफिट उसको जो है रिटेन करना है अपने पास, एंड कितना उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन अ फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट मनी।
फिक्स्ड कैपिटल, जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल है, कहाँ आप उसको आप इन्वेस्ट करेंगे अपने पैसों को. डिसीजन रिलेटेड टू वेयर द कंपनी शुड पुट इट्स फंड सो दैट इट अर्न मैक्सिमम रिटर्न इन द फ्यूचर. द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स. यानी कि एक जो बिजनेस है वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी, फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने में भी, एंड करंट एसेट्स के अंदर भी वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है. जब जो डिसीजन है वो रिलेटेड होता है फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, तो जो उस डिसीजन से रिलेटेड जो डिसीजन होता है उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं. व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स, जब जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेगा है तो हम उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलेंगे. इन्वॉल्व्स, इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोल रहे हैं. अगर इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म की जो चीज़ें हैं लाइक रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल, इन सब के अंदर वो पैसे इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, पैसे लगाने की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और इसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोल सकते हैं. ये आप चीज़ क्लियर रखना. हालांकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बुक में कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी जो है लिखा होगा कि इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन इसको तभी बोलेंगे जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड डिसीजन की बात कर रहे हैं. अगर आप करंट एसेट से रिलेटेड डिसीजन की बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, देन यू कैन नॉट कॉल इट कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है प्रॉफिट इंक्रीज करता है, एंड अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपको इससे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है. सो डिसाइडिंग वेदर टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री और न्यू मशीन्स, ये डिसाइड करना, ये भी इसी में हम डिसाइड करेंगे क्या हम अपने पैसों से नई फैक्ट्री बनाएं या नई मशीन्स खरीदें. हम अपना जो नया स्टोर है वो दिल्ली में ओपन करें या मुंबई में. सो अपने पैसों को कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है ये हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर डिसाइड करते हैं. फाइनेंसिंग डिसीजन जो है इसमें हम देखते हैं हम पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे. डिसीजन रिलेटेड टू द सोर्सेस ऑफ फंड, कहाँ से आप पैसों को रेज करेंगे. अब दो मेन सोर्सेस होते हैं पैसों को रेज करने के, एक होता है आपका ओनर्स फंड एंड एक होता है बोरोइड फंड. जो ओनर्स फंड है इसको हम इक्विटी भी कह सकते हैं, इसमें शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है. एंड जो बोरोइड फंड होता है इसको हम डेट बोल सकते हैं, इसमें लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आ जाते हैं. अब कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को. कॉस्ट ऑफ फंड, सबसे पहला फैक्टर यही है, कॉस्ट ऑफ फंड की कॉस्ट. देखिए जो भी ये फैक्टर्स है लाइक शेयर इशू करना या लोन लेना, इनकी अपनी एक कॉस्ट होती है. तो कॉस्ट ऑफ फंड जो है जिसकी कम होगी उसी को हम लेंगे. अगर लोन जो है हमें सस्ता पड़ रहा है लेना तो हम लोन लेंगे, अगर हमें शेयर्स बेटर लग रहे हैं ऑप्शन में तो हम शेयर्स इशू करेंगे. रिस्क, इसके बाद है आपका रिस्क. लोन इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू फिक्स्ड इंटरेस्ट. अब देखिए इक्विटी अगर इशू करती है कंपनी तो उसको एटलीस्ट कोई फाइनेंशियल रिस्क तो नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स तो उसको ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर आप आगे पढ़ेंगे. इक्विटी शेयर जो होता है वो कंपनी इशू करती है तो आगे प्रॉफिट होता है, तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो लास्ट में प्रॉफिट में से कुछ देती है हिस्सा. अगर उसको लॉस होता है तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स ही जो है वो कंपनी के ओनर होते हैं, उनको हम ओनर भी बोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ओनर फंड लिखा हुआ है. बट अगर कंपनी लोन लेती है तो कंपनी को, उन्हें चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, उन्हें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. फिक्स्ड इंटरेस्ट उनको जो है पे करना ही पड़ेगा अगर वो लोन लेती है, यानी कि डेट लेती है तो इसमें रिस्क जो है थोड़ा ज़्यादा होता है. अब बात करते हैं कंट्रोल की. अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो इससे डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग ओनर है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, उनका जो कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है. क्योंकि बाकी भी लोग होंगे, वो उन्होंने भी तो खरीद लिया ना कंपनी के शेयर्स, अब वो भी क्या बन गए, वो भी शेयर होल्डर बन गए, वो भी ओनर बन गए, तो इनका जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसीलिए लोन जो है, लोन से ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि लोन लेने से वो कंपनी के मालिक नहीं बन जाते, कंपनी के ओनर नहीं बन जाते. लोन तो क्योंकि उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है तो उन्होंने एज अ, जैसे हम लोन लेते हैं, उन्होंने लोन दिया हुआ है कंपनी को, तो कंपनी ये फैक्टर्स है इन सब के बारे में सोच के डिसीजन लेती है कि उसको क्या करना है. Like a company needs 50 crore, should it issue share to the public or take a bank loan? ये डिसाइड करना, दिस इज अ फाइनेंशियल डिसीजन. रिलायंस रेज्ड फंड थ्रू डिबेंचर्स इंस्टेड ऑफ इशूइंग मोर इक्विटी शेयर्स. जैसे जो रिलायंस कंपनी है वो अपने फंड जो है वो डिबेंचर्स, यानी कि एक तरीके से डेट, लोन ही, डिबेंचर काइंड ऑफ लोन हम कह सकते हैं, डेट है क्योंकि इसमें भी फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है. इसमें इसे जो है वो पैसा रेज करती है इसके द्वारा, इंस्टेड ऑफ वो ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू नहीं करती है. एंड आई थिंक रीज़न यही है डेफिनेटली कि कंट्रोल जो है वो रिड्यूस नहीं करना चाहते अपने एग्जिस्टिंग ओनर्स का.
उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है डिविडेंड डिसीजन, हाउ टू यूज प्रॉफिट। आप इसमें अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट का, मीनिंग decision related to how much profit should be distributed to shareholders as dividend and how much should be kept in the business as retained earning, कि कितने आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड कितना आपको जो है बचा के रखना है फ्यूचर के लिए। तो ये हम डिविडेंड डिसीजन के अंदर डिसाइड करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिविडेंड सेटिस्फाई शेयर होल्डर, दे गेट रेगुलर इनकम। डिविडेंड से शेयर होल्डर्स को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमको रेगुलर इनकम मिल रही है। रिटेन्ड अर्निंग हेल्प करती है, लेकिन वही कंपनी रिटेन करती है अपने पैसे को, तो उसको ये हेल्प मिलती है कि वो फ्यूचर में उन पैसों को यूज़ करके ग्रो कर सकती है। बैलेंस डेफिनेटली जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसा कंपनी नहीं कर सकती कि सारे प्रॉफिट को ही डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे या सारा ही पैसा अपने पास रिटेन कर ले। वो कंपनी डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी की क्या जो भी कंपनी की रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने एक 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, उसने 4 करोड़ एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर को एंड कीप 6 करोड़ एज रिटेन्ड अर्निंग फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं कौन से, ऊपर हमने 3 डिसीजंस के बारे में बात की, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इन तीनों डिसीजंस को अलग अलग तरह से जो है अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो अफेक्ट होता है फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। तो सबसे पहला आपका फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहला आपका फैक्टर है कॉस्ट ऑफ फंड, फ्रॉम वेयर टू अरेंज फंड, यानी कि ये फैक्टर्स जो है ये कंपनी को ऐसे प्रभावित करते हैं कि उसको डेट लेना है, कितना इक्विटी लेनी है, तो ये जो है कंपनी डिसाइड करती है इनके बेसिस पे। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ फंड, चीप सोर्स ऑफ फंड इज प्रीफर्ड। जो सस्ता पड़ेगा ना कंपनी को फंड, वो ही कंपनी जो है प्रीफर करेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर लोन का इंटरेस्ट 8% है बट शेयर इशू करने में उसको 12% की कॉस्ट आ गई है, तो कंपनी डेफिनेटली लोन को प्रीफर करेगी क्योंकि उसको इसमें ज़्यादा कॉस्ट आ गई है एंड लोन लेना कंपनी को जो है थोड़ा सस्ता पड़ गया है, एक चीप शोक्स पड़ गया है, तो इसलिए कंपनी लोन जो है लेगी। उसके बाद है रिस्क, दैट इज रिस्की बिकॉज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मस्ट बी रीपेड वाइल इक्विटी हैज़ नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल, इफ अर्निंग आर अनसर्टेन कंपनी में प्रीफर शेयर्स ओवर डेट। लेकिन अगर कंपनी की जो अर्निंग है वो अनसर्टेन है, कोई डिसाइडेड नहीं है कि प्रॉफिट कितना होगा हो ना हो, तो इसमें रिस्क ही है ना डेट को लेना। कंपनी ज़्यादा अगर डेट ले लेगी तो कैसे फिक्स्ड इंटरेस्ट पे कर पाएगी, तो इसीलिए अनसर्टेन है अगर जो अर्निंग है कंपनी की, तो कंपनी शेयर्स जो है वो प्रीफर करती है डेट के कंपैरिजन में। उसके बाद है कैश फ्लो पोजीशन, इफ़ कंपनी हैज़ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, अगर कंपनी की जो कैश फ्लो है वो स्ट्रॉन्ग है, इट कैन टेक मोर लोन अदरवाइज सेफर टू इशू इक्विटी। अगर कंपनी के पास मतलब पैसा आता रहता है, इनफ्लो कैश का अच्छा खासा है, तो कंपनी जो है वो लोन ले सकती है क्योंकि कंपनी उनको फिक्स्ड इंटरवल पे जो है इंटरेस्ट पे कर सकती है। बट अगर कंपनी का कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो कंपनी को डेफिनेटली शेयर ही इशू करनी चाहिए। एग्जाम्पल, रिलायंस का जो है हाई कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो अच्छा है, हाई है, तो वो अफोर्ड कर सकती है डिबेंचर्स को बोरो करना। कंट्रोल, issuing more shares reduce ownership control over existing shareholders that keep control intact because lenders don't get voting rights। देखिए कंपनी ज़्यादा इक्विटी शेयर भी इशू नहीं कर सकती क्योंकि इससे क्या होगा, जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ओनरशिप जो है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया ना कि वो दूसरे लोग भी जो शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर इशू करते हैं वो भी कंपनी के ओनर बन जाते हैं। तो लेकिन डेट इशू करने में ऐसा कुछ नहीं है, डेट के अंदर तो वो लैंडर्स बन गए, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है। डिबेंचर होल्डर्स को, जो लोन देते हैं लैंडर्स होते हैं, उनको कोई भी वोटिंग राइट तो नहीं मिलता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट मिलता है। दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। सो फैमिली ओन्ड बिजनेस अगर फर्म है आपकी, तो आप डेफिनेटली लोन को ही यूज़ करेंगे टू अवॉइड, ताकि डायल्यूशन ना हो कंट्रोल आपके ही हाथों में गए। फ्लेक्सिबिलिटी, अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ सोर्सेज लाइक डेट प्लस इक्विटी अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल, कंपनी डज नॉट यूज ओनली लोन, कीप स्कोप टू रेज फंड थ्रू शेयर्स लेटर। तो कंपनी जो है ओनली लोन नहीं यूज़ कर सकती कि हम लोन ही यूज़ करें, उसको जो है ये शेयर्स का भी थोड़ा स्कोप रखना है, शेयर को भी इशू करना है, इन दोनों का मिक्सचर कंपनी जो है वो लेके चलती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है इससे। Stock market condition, if share market is booming company prefer equity, in dull market loans are better। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग स्टॉक मार्केट बूम, यानी कि जब स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, बूम पे चल रही है, तो कंपनी जो है क्या करती है, इक्विटी शेयर प्रीफर करती है। लाइक इन्फोसिस इशू शेयर इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन। वहीं अगर कंपनी जो स्टॉक मार्केट है वो डल चल रही है, अभी मंदी चल रही है, तो वो लोन जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है।
अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन से फैक्टर्स है जो कि जब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है उसको प्रभावित करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? वेयर शुड द कंपनी इन्वेस्ट इट्स मनी, इन विच प्रोजेक्ट, मशीन, बिल्डिंग, फैक्ट्री, किसके अंदर पैसों को इन्वेस्ट करे जहाँ से अच्छा खासा उसको रिटर्न मिले फ्यूचर में। सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी चेक करती है वेदर द प्रोजेक्ट विल गिव रेगुलर एंड इनफ कैश इनफ्लो, कि क्या इस प्रोजेक्ट से मुझे एक रेगुलर एंड इनफ कैश इनफ्लो मिलेगा। अ प्रोजेक्ट विथ स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल कैश इनफ्लो इज सेफर, जिसमें वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इससे मुझे जो है इतने टाइम के अंदर अंदर जो है मेरे जो पैसे मैंने लगाए हैं वो भी रिकवर हो जाएंगे एंड अच्छा खासा मुझे कैश इनफ्लो मिलेगा। वो जो ये स्टेबल है तो वही प्रोजेक्ट कंपनी डिसाइड करती है। इफ़ अ कंपनी इन्वेस्ट इन अ पावर प्लांट इट विल गेट स्टडी इलेक्ट्रिसिटी सेल्स एवरी मंथ, तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद है आपका रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी कंपेयर द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। कंपनी क्या करती है? हर एक प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है उसको कंपेयर करती है। हायर द रिटर्न द मोर एट्रैक्टिव द प्रोजेक्ट, जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना ही कंपनी को वो एट्रैक्टिव लगेगा प्रोजेक्ट, उसी को वो चूज़ करेगी। मशीन ए इंक्रीज प्रॉफिट बाय 25%, मशीन बी इंक्रीजेज बाय 15%, तो कंपनी क्या मशीन ए ही डेफिनेटली चूज़ करेगी कंपनी, क्योंकि उससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। रिस्क, एवरी प्रोजेक्ट हैज़ रिस्क, सभी प्रोजेक्ट का अपना एक रिस्क होता है। मार्केट चेंज हो सकती है, टेक्निकल फेलियर हो सकता है, पॉलिटिकल इश्यू हो सकते हैं, तो जिसमें कम से कम रिस्क होगा, जो रिस्क है वो कम से कम होगा, लोअर रिस्क होगा, उसी प्रोजेक्ट को कंपनी प्रीफर करेगी। एग्जाम्पल, ओपनिंग अ ब्रांच इन अ फॉरेन कंट्री विद अनस्टेबल गवर्नमेंट इज रिस्की। एक तो गवर्नमेंट भी अनस्टेबल है, ऊपर से फॉरेन कंट्री में ब्रांच ओपन करने की बात होगी, तो डेफिनेटली इट्स रिस्की, तो कंपनी अवॉइड करेगी इसको, इस प्रोजेक्ट को। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कंपनी यूज फाइनेंशियल टूल्स टू जज प्रोजेक्ट। कंपनी फाइनेंशियल टूल्स को भी यूज करती है प्रोजेक्ट को जज करने के लिए, लाइक पे बैक पीरियड, टाइम टेकन टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसका पे बैक पीरियड कितना है, जो पैसे मैंने लगाए, लाइक मैंने कंपनी ने 10 लाख जो है रुपए लगाए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये 10 लाख रुपए कितने टाइम के अंदर अंदर जो है उसके रिकवर हो जाएंगे, 1 साल में, 2 साल में, कितना टाइम लगेगा, तो वो होता है पे बैक पीरियड। उसके बाद है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर में जो कंपनी पैसे कमाने वाली है उस प्रोजेक्ट से, उसकी अभी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, ये एनपीवी होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट, की जो प्रोजेक्ट है वो कितना प्रॉफिट उसको दे सकता है। एग्जांपल, प्रोजेक्ट एक्स रिकवर कॉस्ट इन 2 ईयर, तो ये जो 2 साल में अगर वो जो प्रोजेक्ट एक्स है वो कॉस्ट को रिकवर कर देगा, ये क्या है? पे बैक पीरियड है। प्रोजेक्ट वाई इन 5 ईयर्स, इसका 5 ईयर पे बैक पीरियड है, तो प्रोजेक्ट एक्स जो है वो बेटर है, क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर ही कंपनी की जो कॉस्ट उसने लगाई है, 10 लाख रुपए लगाए हैं, वो रिकवर हो जाएंगे। वही प्रोजेक्ट जो आपका वाई था इसमें 5 साल लग जाएंगे, इसीलिए। उसके बाद आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट शुड नॉट ओनली गिव प्रॉफिट टुडे बट ऑल्सो हेल्प इन फ्यूचर ग्रोथ। एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग इन सोलर एनर्जी में गिव लोअर प्रॉफिट टुडे बट हैज़ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल इन फ्यूचर, तो कंपनी ये भी देखती है कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। अब हम बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को। सबसे पहला है आपका अर्निंग, अर्निंग हायर डिविडेंड पॉसिबल, जितना ज़्यादा कंपनी की अर्निंग होगी उतना ही चांसेस है कि वो ज़्यादा डिविडेंड जो है वो पे कर पाएगी अपने जो जिनसे उन्होंने जो है पैसे लिए हैं। एग्जाम्पल, इफ टाटा स्टील अर्न हाई प्रॉफिट इट कैन पे मोर डिविडेंड। कैश फ्लो पोजीशन, डिविडेंड रिक्वायर कैश, शॉर्टेज मीन्स लोअर डिविडेंड। अगर कंपनी का कैश फ्लो अच्छा नहीं है, कैश इनफ्लो नहीं है अच्छा, तो कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी। कंपनी अर्न प्रॉफिट बट हैज़ नो कैश, कंपनी ने प्रॉफिट तो कमाया लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, सारा पैसा जो है एसेट्स के अंदर ही स्टक है, तो वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कंपनीज विद एक्सपेंशन प्लान रिटेन मोर प्रॉफिट लेस डिविडेंड। कंपनी का अगर ये प्लान है कि हमें जो है एक्सपेंशन करना है, एक्सपैंड करना है अपने बिजनेस को, तो वो डिविडेंड कम देगी एंड जो पैसा है वो एक्सपेंशन के लिए बचा के रखेगी। एग्जाम्पल, अ ग्रोइंग आईटी कंपनी कीप प्रॉफिट फॉर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ गिविंग हाई डिविडेंड। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, सम प्रीफर रेगुलर डिविडेंड, रिटायर्ड पीपल अदर प्रीफर ग्रोथ। एग्जाम्पल, एन MNC में गिव स्टडी डिविडेंड टू सेटिस्फाई फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो शेयर होल्डर के प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। कुछ शेयर होल्डर्स है वो ये चाहते हैं कि हमें रेगुलर डिविडेंड मिलता रहे, जो रिटायर्ड पीपल होते हैं, लाइक उन्होंने अगर इन्वेस्ट किया है तो, एंड कुछ जो है चाहते हैं कि ग्रोथ हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। एक MNC जो है स्टडी डिविडेंड देगी ताकि उसके जो इन्वेस्टर्स है वो सेटिस्फाई रहे कि हाँ हमें रेगुलर डिविडेंड जो है वो मिल रहा है। टैक्सेशन पॉलिसी, हाई टैक्स ऑन डिविडेंड में रिड्यूस पे आउट, अगर टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है डिविडेंड पे तो वो पे आउट को कम करेगा। एग्जाम्पल, इफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज हाई कंपनी में रिटेन मोर प्रॉफिट, अगर जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उस पर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है तो कंपनी रिटेन करेगी प्रॉफिट को।
Legal constraints. Company must follow laws regarding minimum reserve, maximum dividend, etc. Dividend can't be paid out of capital and certain reserves must be maintained. Example, company must transfer part of profit to reserve बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड. अब कुछ जो है कंपनी जो है उसको लॉ को भी फॉलो करना पड़ता है. लॉ बने हुए कि हमें मिनिमम इतना रिजर्व तो कंपनी को अपने पास रखना ही है, इतना जो है मैक्सिमम इतना डिविडेंड ही कंपनी दे सकती है, तो उनको भी कंपनी को ध्यान में रखना है. डिविडेंड जो है कंपनी आउट ऑफ कैपिटल पे नहीं कर सकती, कंपनी डिविडेंड तो आउट ऑफ प्रॉफिट ही पे करेगी. तो कंपनी जो है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है डिविडेंड देने से पहले रिजर्व के तौर पे अपने पास रखेगी, उसके बाद जो उसके पास बचेगा उसको वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. मोस्ट कंपनी प्रीफर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी टू मेंटेन इन्वेस्टर्स ट्रस्ट. कुछ कंपनी जो है वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को मेंटेन करती है, मतलब वो रेगुलर डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को ताकि उनका ट्रस्ट जो है वो बना रहे कंपनी के ऊपर. इन्फोसिस एंड TCS मेंटेन स्टेबल डिविडेंड ओवर ईयर्स इवन इफ प्रॉफिट फ्लक्चुएट. अगर उनका प्रॉफिट फ्लक्चुएट भी करता है तो भी वो जो है अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड पे करती है. अब यहाँ आप जो है शॉर्ट में इनको रिमाइंड कर सकते हो. फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, कॉस्ट ऑफ फंड्स, चीपर सोर्स प्रीफर्ड, रिस्क, कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टॉक मार्केट कंडीशन. तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं. एक इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी है. फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? द एक्सपेंस अ कंपनी पे टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट बाय इशूइंग शेयर और डिबेंचर आर कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट. कंपनी जब भी मार्केट में शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो जो उसकी पैसा रेज करती है ना कंपनी, तो भी उसको कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं, लाइक ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन, लीगल फीस, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में भी पैसे लगते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस. तो इन सब में जो पैसा लगता है ना उसको मिला के हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, जो कि एक एक्सपेंस है, कंपनी को जो है ये पे करना पड़ता है जब कंपनी मार्केट से पैसा रेज करती है. तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी कंपनी देखती है कि कितनी लग रही है, उस हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है इन्वेस्टमेंट की फाइनेंसिंग डिसीजन को कि उसे पैसा कहाँ से रेज करना है. उसके बाद है आपका फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इसमें हमने देखा कहाँ इन्वेस्ट करें, मशीन्स में, बिल्डिंग में, प्रोजेक्ट में. तो कैश फ्लो देखेगी, प्रोजेक्ट का रेगुलर रिटर्न मिल रहा है तो प्रीफर करेगी उसको. रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. ठीक है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं. यहाँ मैंने शॉर्ट में ये लिखे हुए ताकि आपको समझ में आ जाए, आप एक तरीके से जल्दी से रिमाइंड कर पाएँ. उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स. ज़्यादा अर्निंग है, ज़्यादा प्रॉफिट है तो हाई डिविडेंड पॉसिबल है. कैश फ्लो पोजीशन, डिविडेंड में कैश चाहिए होता है, अगर शॉर्टेज है कैश की तो डिविडेंड कम दे पाएगी कंपनी. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर कंपनी जो है एक्सपैंड करना चाहती है तो प्रॉफिट रिटेन करके रखेगी, डिविडेंड कम देगी. शेयर होल्डर की प्रेफरेंस, टैक्सेशन पॉलिसी, लीगल कॉन्स्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन. तो देखिए ऊपर हमने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? एस्टिमेटिंग हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, व्हेन एंड वेयर इट विल बी यूज्ड. कि कितना पैसा हमको चाहिए, उसको कब एंड कहाँ पे हमें यूज़ करना है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है. फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड, कि हमें कितना पैसा स्पेंड करना है एंड किसके ऊपर पैसे को स्पेंड करना है. इट इज़ लाइक अ रोड मैप फॉर फाइनेंस ऑफ अ कंपनी. एक तरीके से फाइनेंस के लिए रोड मैप है कंपनी का. सो फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करती है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड. जब भी हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास पैसे अवेलेबल हो, पहली चीज़. एंड टू मेक श्योर राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज अवेलेबल एट द राइट टाइम. हमारे पास सही समय पे सही अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो अवेलेबल हो. तो ये दो चीज़ें जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में ध्यान में रखी जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के. सबसे पहला है आपका टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर required. Financial planning makes sure that the business has right amount of money at the right time. Neither shortage which stops work nor surplus which waste money should be there. यानी कंपनी के पास जितना पैसा उसको चाहिए उतना पैसा उसके पास टाइम पे अवेलेबल हो. दैट इज वी हैव टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड. एग्जाम्पल के लिए अ कंपनी वॉन्ट्स टू बाय रॉ मटेरियल ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन. If financial planning is done, it will already arrange fund from loan, share issue. So there is no delay. कोई डिले नहीं होगा क्योंकि पहले से ही कंपनी ने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है. कंपनी के पास जो है अब लाइक फेस्टिवल का सीजन है तो कंपनी के पास जो है पहले से उसने प्लानिंग कर रखी है एंड उसके पास राइट अमाउंट ऑफ मनी है, पैसा है उसके पास. तो इसीलिए उसको कोई भी डिले नहीं होगा, वो अपने जो काम है वो अच्छे से कर पाएगी. तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का?
टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, कि कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि कहीं जो कंपनी है वो ऐसे ही बिना आवश्यकता के पैसा तो नहीं रेज कर रही है, कि नीड भी नहीं है उसके बाद भी जो है वो पैसे रेज कर रही है। एक्स्ट्रा फंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड में इनकरेज वेस्टेज। अगर कंपनी एक्स्ट्रा फंड इंक्रीज कर लेगी तो इससे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, एंड ये एक तरीके से वेस्टेज ही है, क्योंकि इतने एक्स्ट्रा फंड की कंपनी को रिक्वायरमेंट ही नहीं थी जितना उसने जो है रेज कर लिया, एंड उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, डिविडेंड भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो ये देखना फाइनेंशियल प्लानिंग में कि कहीं हम अननेसेसरीली तो पैसे को रेज नहीं कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करती है दैट द कंपनी रेजेज ओनली दैट मच मनी विच इज रिक्वायर्ड। If a company needs 5 crore but raises 10 crore, the extra 5 crore may remain idle in the bank, earning low interest। बैंक में तो बहुत कम लो इंटरेस्ट मिलता है, बट कंपनी स्टिल पे, लेकिन कंपनी को लोन कंपनी ने लिया है तो कंपनी को तो हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो क्या ये वेस्टेज नहीं है? सो दिस इज वेस्टेज। इस वेस्टेज से बचने के लिए ही वी डू द फाइनेंशियल प्लानिंग। इन शॉर्ट, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला, इंश्योर फंड आर अवेलेबल व्हेन नीडेड, पैसा उस टाइम पे अवेलेबल हो जब कंपनी की आवश्यकता है पैसों की, उसके पास पैसा हो। एंड अवॉइड अननेसेसरी रेजिंग ऑफ फंड, कि वो अनावश्यक रूप से पैसों को रेज ना करे, जितने की आवश्यकता है उतने ही पैसे वो रेज करे। तो इसको आप ऐसे रिमेंबर रख सकते हैं, अवेलेबल, अवॉइड, अवेलेबल एंड अवॉइड। अवेलेबल फंड व्हेन रिक्वायर्ड, अवॉइड एक्सेस फंड, कोई वेस्टेज ना हो। फंड जो है अवेलेबल हो जब रिक्वायरमेंट है, एंड एक्सेस फंड को अवॉइड करें, कोई वेस्टेज ना करें। अब इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्या हमें क्यों नीड है फाइनेंशियल प्लानिंग करने की? सबसे पहला, हेल्प टू फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है इस्टीमेट करने में हाउ मच मनी विल बी नीडेड इन फ्यूचर, डिफरेंट पर्पस के लिए फ्यूचर में हमें कितना पैसे चाहिए हो गया। कार कंपनी प्लानिंग टू लॉन्च एन इलेक्ट्रिक कार एस्टिमेट्स ₹1000 करोड़ रिक्वायर्ड फॉर R&D, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितने पैसों की जो है नीड होगी। हेल्प इन अवॉइडिंग शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड, ये हेल्प करती है शॉर्टेज ऑफ फंड जो है, क्योंकि शॉर्टेज होगा ना पैसों का तो काम ही रुक जाएगा, काम नहीं हो पाएगा, एंड अगर सरप्लस होगा तो उससे वेस्टेज होगी, एक्स्ट्रा पैसा हो गया तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग से जो है कंपनी उतना ही पैसा रेज करती है जितने की उसको रिक्वायरमेंट है। इफ अ कंपनी बोरोज टू लिटिल इट कैन नॉट पे सप्लायर्स, शॉर्टेज हो जाएगी। इफ इट बोरोज टू मच, एक्स्ट्रा मनी रिमेन आइडल एंड इंटरेस्ट बर्डन इंक्रीजेस, तो ये भी वेस्टेज ही है। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है इससे बचने में। हेल्प इन स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस विथ प्रॉपर प्लानिंग, फंड आर अवेलेबल ऑन टाइम फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। एग्जाम्पल, फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलीजेज मनी फॉर रॉ मटेरियल, सैलरी एंड मार्केटिंग ऑन टाइम, नो डिस्क्रप्शन इन वर्क। तो प्रॉपर प्लानिंग से फंड अवेलेबल होते हैं टाइम पे सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, तो इससे जो है काम में देरी नहीं होती, काम जो है वो आसानी से होता रहता है सभी डिपार्टमेंट्स का। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर ऑल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR गेट मनी एज पर नीड। सभी डिपार्टमेंट्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग पैसा मिल जाए। प्रोडक्शन वांट्स न्यू मशीन्स, मार्केटिंग वांट्स एड कैंपेन, बोथ आर फंडेड, उन दोनों को ही स्मूथली पैसा जो है फंड कर पाए। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग से ही पॉसिबल हो पाता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना। हेल्प इन अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इंश्योर फंड आर अरेंज्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। रिलायंस जियो प्लान फंड फॉर सेटिंग अप टेलीकॉम टावर बिफोर एंटरिंग द मार्केट। मार्केट में एंटर करने से पहले उसने फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रॉपर, उसके बाद उसने मार्केट में एंटर किया। तो लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में जो है उनको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग मेक श्योर मनी इज यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि जितना कंपनी ने पैसा रेज किया उसको वो बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करे। इफ अ कंपनी प्लान 50 लाख ओनली फॉर मशीनरी, इट अवॉइड्स, अगर कंपनी ने ये कहा है कि हमें 50 लाख चाहिए मशीनरी के लिए, तो वो ओवर स्पेंडिंग ना करे अननेसेसरी लग्जरी के ऊपर, वो उस पैसे को मशीन्स के ऊपर ही यूज़ करे। Help in building investor confidence. A company with clear financial planning looks safe and reliable to investor and bank. जो कंपनी जो है क्लियर फाइनेंशियल प्लानिंग रखती है वो सेफ ऑप्शन लगती है इन्वेस्टर्स को, बैंक को, एंड रिलायबल लगती है, तो उनको वो ईजिली लोन दे देते हैं, उनको ईजिली लोन मिल जाता है बैंक से। इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्टअप्स विद सॉलिड फाइनेंशियल प्लान अट्रैक्ट फंडिंग ईजिली फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? स्मूथ रनिंग के एंड फ्यूचर सेफ्टी प्लस कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर, ये तीनों ही चीज़ें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से मिलती हैं। सेफ पिक, इससे आप इसको याद कर सकते हैं इस निमोनिक से। सेफ पिक एस मीन्स स्मूथ ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस है वो स्मूथली चल पाए, कोई शॉर्टेज ना हो, अवॉइड शॉर्टेज सरप्लस।
फोरकास्ट नीड्स फोरकास्ट कर पाए, फ्यूचर के बारे में हम पहले से ही डिसीजन ले पाते हैं कि हमें कहाँ पैसा लगाना है, कितने की आवश्यकता होगी, एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में, कोई वेस्टेज ना हो, इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस को जीतने में एंड कोऑर्डिनेशन में जो है फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्पफुल है। लेकिन हमने जैसे आप ये याद रखना, आपने ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था ना, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो एक पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ये जो कंप्लीट है ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इसका एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे कि हमने मैनेजमेंट पढ़ा था, मैनेजमेंट के अंदर जो है प्लानिंग सबसे फर्स्ट फंक्शन था, प्लानिंग करना। उसके बाद बाकी फंक्शंस भी तो थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग तो जस्ट एक फर्स्ट फंक्शन था मैनेजमेंट के अंदर। तो ऐसे ही जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच में, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। बिजनेस की सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, कंट्रोल करना, चाहे वो पैसों को रेज करना हो, उसे यूज़ करना हो, उसे कंट्रोल करना हो, ये सभी एक्टिविटीज़ जो है इनको मैनेज करना, इनको कंट्रोल करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है। जबकि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये एक प्रोसेस हो एस्टिमेट करना, एडवांस में ही एस्टिमेट करना कि हमें कितने पैसे की आवश्यकता होगी, कब होगी एंड कहाँ से हम उनको अरेंज करेंगे। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग था। स्कोप क्या है इसका? बहुत ही ब्रॉडर स्कोप है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग को भी कवर करता है, इसमें फाइनेंशियल डिसीजंस भी आ जाता है, इसमें कंट्रोल भी आ जाता है। वहीं इसका जो है नैरो स्कोप है, क्योंकि इसमें ओनली पार्ट ऑफ ये एक पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मैक्सिमाइज करना वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के जो ओनर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना बाय प्रॉपर यूज ऑफ फंड। वहीं जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड अवॉइड अननेसेसरी रेजिंग ऑफ फंड। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के है कि वो फंड अवेलेबल हो टाइम पे एंड अननेसेसरी जो है फंड रेज ना हो, वेस्टेज ना हो फंड्स की, कि कंपनी अननेसेसरी ही पैसे जो है रेज ना कर ले। एग्जाम्पल, डिसाइडिंग हाउ टू इन्वेस्ट मनी बिटवीन टू मशीन्स, हाउ मच डिविडेंड टू गिव, हाउ मच लोन टू टेक, ये क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। वहीं फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइडिंग इन एडवांस दैट द कंपनी विल नीड 10 करोड़ नेक्स्ट ईयर एंड इट विल रीअरेंज 6 करोड़ फ्रॉम प्रॉफिट एंड 4 करोड़ फ्रॉम बैंक लोन। तो ये क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग है, एक तरीके से प्लान करना। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक्शन प्लस कंट्रोल, एक बिग पिक्चर है। वहीं जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये क्या है? फोरकास्ट करना एंड अरेंजमेंट करना, ये स्मॉल पार्ट है इसका। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो? प्लानिंग कम फर्स्ट, मैनेजमेंट कम लेटर, कि प्लानिंग पहले आती है उसके बाद मैनेजमेंट आती है। जस्ट लाइक इन रियल लाइफ, फर्स्ट यू प्लान योर बजट, आप सबसे पहले अपने बजट प्लान करते हो, प्लानिंग करते हो, देन यू एक्चुअली स्पेंड एंड कंट्रोल योर मनी। तो आप जब एक्चुअल में अपने पैसे को एक स्पेंड करते हो, उसको कंट्रोल करते हो, दैट इज मैनेजमेंट। एंड वही जो आपने बस प्लान किया, दैट इज प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? सोचना, आपने सोचा, आपने प्लान किया, थिंक किया, लिखा, एक एनालाइज किया कॉपी पे कि मुझे यहाँ पैसे जो है लगाने, इतने पैसे अरेंज करने हैं, यहाँ पे जो है इतने पैसे मुझे आवश्यकता होगी, ये एस्टिमेट करना एडवांस में ही, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? करना, एक्शन लेना, उसको आपने पैसों को एक्चुअल में अरेंज किया, उनको यूज़ किया एंड उन्हें कंट्रोल किया पैसों को, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना एंड मैनेज करना। वहीं जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग इन एडवांस हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड एंड व्हेन एंड फ्रॉम विच रिसोर्सेज। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।